प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि 3 जुलाई को द्वितीय पाली के अंतर्गत ईवीएस विषय के क्वेश्चंस यूटेट 2026 एग्जाम के तहत किस प्रकार के रहे। तो प्यारे साथी, आपका इंतजार खत्म हुआ और 3 जुलाई को द्वितीय पाली में जो प्राथमिक स्तर का एग्जाम हुआ यूपीटेट का, उसमें ईवीएस के क्वेश्चंस किस प्रकार के रहे लेकर मैं आपके सामने आया हूं और संभावित आंसर भी मैं उनके आप लोगों को बताता चलूंगा। और इस प्रकार से आप अपने जो क्वेश्चंस का आंसर आप लगा के आए हैं तो वो चेक भी कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा रहा। और जो बच्चे नेक्स्ट यूपीटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं कि यूपीटेट ईवीएस का पैटर्न जो है वो किस प्रकार का रहता है। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो की। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछा गया है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में जैव विविधता के नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी, पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातियों की विविधता में वृद्धि, जीवित प्रजातियों का एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे भिन्न पारिस्थितिक स्थानांतरण और पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातियों के बीच प्राकृतिक को बनाए रखना। आखिरकार मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी। यहाँ पर बोला गया जैव विविधता के नुकसान से क्या तात्पर्य है। अब भाई नुकसान को क्या प्रदर्शित कर रहा है भाई? प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी, ये नुकसान कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भाई नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, जरा हम देख लेते हैं। बच्चे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें किसी छात्र के देखे गए व्यवहार और उनकी व्यक्तित्व विशेषताओं, कौशलों और आचरण उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया जाता है। पोर्टफोलियो, रेटिंग पैमाना, वृत्तांत और अभिलेख, चार ऑप्शंस है। और प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मेरे बच्चा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पर सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर कि किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें किसी छात्र के देखे गए व्यवहार और उनके व्यक्तित्व, कौशलों, आचरण को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया जाता है। वृत्तांत अभिलेख के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपके सामने है। और ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? बच्चे, प्रश्न पूछा गया कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर बदलकर नैतिक मानकों का सबसे सीधे तौर पर उल्लंघन करती है या करता है? आर्थिक फायदे के लिए मैच के नतीजों में हेरफेर करना, कंपनियों के साथ स्पॉन्सरशिप समझौते बातचीत करना, एथलीटों के लिए नई प्रशिक्षण लाना और कई जगहों पर आयोजित करना। बताओ भाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। इंग्लिश भी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर साथ ही साथ आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि उनको भी यहाँ पर इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है प्रश्न की वो आप लोगों को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने, खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे किस कौशल को मजबूती मिल रही है? व्यक्तिगत अलगाव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, टीम का सामंजस्य और नियम प्रवर्तन। बताओ भाई, कार्यों में तालमेल बिठाने, खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने को लेकर प्रोत्साहित कर रहा है कौन? यानी कि कोच। तो इससे क्या बढ़ रहा है भाई? टीम का सामंजस्य बढ़ रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत अलगाव नहीं, टीम का सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, वो बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है बच्चे वो है, एक सेकेंड, 124 हो चुका, ठीक है। 125वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर पर किया जाए जिससे वे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सके और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रह सके? संसाधन 6, सतत संसाधन प्रबंधन, अतिशोषण। यानी कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कुछ इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो बचे रह जाएं। बचे, सतत संसाधन प्रबंधन कहलाएगा। इसे सतत विकास के तहत भी लाया जा सकता है या सतत विकास भी कहा जा सकता है। ऐसा विकास भैया कि हमारा भी विकास हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी कुछ बचे जाए, विकास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हुए बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव के सांस्कृतिक अनुकूलता का सबसे चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव के सांस्कृतिक अनुकूल कारण कौन? आर्कटिक क्षेत्र में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और खेती की जमीन बनाने के लिए वर्षा वनों को काटना, शहरी बस्तियां बसाने के लिए आर्द्रभूमि बनाना, वैश्विक निर्यात बाजारों को सहारा देने के लिए खनिज संसाधनों का खनन करना। बताओ भाई, क्या इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब लगाकर आए हैं? और बच्चे, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक क्षेत्रों में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और इग्लू बनाना। भाई आर्कटिक क्षेत्र में ठंडा क्षेत्र है, वहां रहना ही बहुत है, और ऐसी स्थिति में वहां मानव रह रहा है कैसे? ठंडे क्षेत्र में इग्लू बनाकर, यानी कि बर्फ के घर में ही वहां निवास कर रहा है। तो चुनौतीपूर्ण माहौल में मानव की सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे कारण यहाँ एस्किमो जनजाति के घर इग्लू होते हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड इत्यादि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे साथी, किसी राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामलों को संभालने और विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है? मेरे बच्चा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्य की न्यायपालिका और राज्यसभा। चार ऑप्शन आपके सामने। भाई प्रश्न बहुत इजी है और आप सभी लोग जानते हैं कानूनी मामलों को संभालने और विवादों को सुलझाने का काम राज्य की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट इत्यादि करेंगे, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट इत्यादि करेंगे और न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है। बच्चा, खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल, वर्क विकसित करने में मदद मिलती है? एकल फिटनेस प्रशिक्षण, टीम खेल, व्यक्तिगत खेल और लड़ाकू खेल। चार ऑप्शन है भैया। इस प्रश्न का क्या आंसर आप लगा के आए हो? भैया इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो, एक बार फिर प्रश्न को पढ़ लो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो इसके प्रश्न हैं यहाँ पर कुछ सीटेट पैटर्न को इस बार अपनाया गया है। पेडागोजी के प्रश्न खूब सारे दे रखे हैं और मेरे बच्चा खेल एवं खेल भावना से भी क्वेश्चन आए। प्रश्न को एक और बार अच्छे से पढ़ लो, प्रश्न क्या पूछ रहा है, आंसर को देख के ही आंसर आ जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन को ही आंसर आएगा। खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मदद करती है, मिलती है? राइट आंसर टीम खेल होगा। बोलो, क्या टीम भावना का विकास हो रहा है? व्यक्तिगत खेल, लड़ाकू खेल नहीं, एकल एकल की बात नहीं हो रही है, टीम की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन, यानी कि पेडागोजी के सवाल है लेकिन इजी सवाल है भाई, जहां पर आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा के आए होंगे तो शायद इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, है ना? अच्छा, ये वाला प्रश्न थोड़ा धुंधला है, बच्चों ने जो भेजा उसमें थोड़ा सा धुंधला आया है। मैं इस प्रश्न का आप लोगों को बता देता हूं कि ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि नगर पालिका जो होती है ना, नगर पालिकाओं को वार्डों में विभाजित करने का प्राथमिक आधार क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और बच्चे यहाँ पर ऑप्शंस भी धुंधले ही हैं। यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर देखो, शहर के भीतर औद्योगिक इकाइयों की संख्या, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व, केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रत्यक्ष निर्देश में से विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र वार्डों में बांटने का जो प्राथमिक आधार होता है वो भाई उन वार्डों की जो संख्या है ना, उसका एक प्रतिनिधि नगर पालिका में भेजना उसका है, जिससे कि उस समुदाय विशेष की समस्याएं हैं वो वहां पर उसका बता सके, ठीक है, और उनको सुलझा सके। चलिए, यानी कि सुलझाने में मदद कर सके। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा अपेक्षाकृत, और नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरीके से बोल के बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है? निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, संसद, केंद्रीय मंत्री। यानी कि कौन सा ऐसा निकाय है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है? आप सभी लोग जानते हैं इससे सरल प्रश्न क्या ही हो सकता है। संसद, भारत में संसद 3 मिलकर बनता है और वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। बच्चे, इस प्रश्न का भी राइट आंसर आप लोगों को मिल चुका है। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है प्यारे साथी,
यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक दायरे को सही तरह दर्शाता है, जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक एकीकरण की आवश्यकता है। विज्ञान, नीति और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना, भूवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके चट्टानों की परतों की पहचान करना, प्रयोगशाला में नदी के पानी के पीएच स्तर को मापना, वन पारिस्थितिक तंत्र में जानवरों का अवलोकन। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? मेरे बच्चे, इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए वो विज्ञान, नीति और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। ये सटीक आंसर मुझे लग रहा है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे प्रश्न को अच्छी तरीके से, तो पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरीके से कौन, जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक एकीकरण की आवश्यकता। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो है वो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है, ये भी पेडागोजी का ही सवाल था। और अगला प्रश्न, यानी सीटेट पैटर्न को अपनाने का प्रयत्न इस बार किया गया है। पहले पेडागोजी के सवाल 2-4 आते थे, लेकिन इस बार 2000 पेडागोजी के सवाल दिए हैं। ठीक है जी। भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है और मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों की, यानी कि शहरी क्षेत्रों में आवासों की कमी को के लिए भारत सरकार का कौन सा विशेष मिशन है, ये बताना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य। आपने मतलब बिल्कुल ही थोड़े से भी जागरूक हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने लगा दिया होगा। और आप सभी लोग जानते हैं, इस संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना काम कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये करंट अफेयर से मिलाकर है, जागरूकता आप लोगों की परखी गई है और प्रश्न बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा, बहुत सरल प्रश्न है। आपने आंसर जरूर लगाया होगा, पूरा विश्वास। चलिए नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भाई कि किस मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना, तटीय पर्यटन विकास का विस्तार करना, वाणिज्यिक हवाई परिवहन का संचालन करना, उपग्रह संचार प्रणालियों का रखरखाव करना। यानी कि पानी के लेवल में या भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? अब भाई, तटीय पर्यटन या तटीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास करोगे, हवाई अड्डा, कॉमर्शियल हवाई परिवहन यानी कि हवाई जहाज का आने जाने का, वायु मार्ग का वायु परिवहन का विकास करोगे, उपग्रह संचार प्रणालियों का रखरखाव करोगे, शायद इन तो नहीं हो सकता। तो भूजल के स्तर में कमी आ सकती है, वो बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना, यानी कि पानी लेकर खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करना हो, उसमें पानी की भाई ज्यादा खपत होगी। इन तीनों के मुकाबले राइट आंसर ये है। जागरूकता से संबंधित सवाल है, बहुत यानी ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे किताब से तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े समझ यहाँ पर लगाओगे तो निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में सीसीई का कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है? ये भी भैया पेडागोजी का सवाल है। लिखित परीक्षा निर्भरता, उपकरण आधारित मूल्यांकन, अधिगम गतिविधियों और परियोजनाओं में भागीदारी, कक्षा में होने वाली बातचीत में कमी। क्या सही जवाब है भाई इस प्रश्न का? यानी कि निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ने कौन प्रोत्साहित कर रहा है मेरे बच्चा? अधिगम गतिविधियां और परियोजनाओं में भाग। जवाब क्या करके सीखने का प्रयास करोगे? पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर मूल उद्देश्य जो है वो करके सीखना है। करके सीखने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर आप सक्रिय भागीदारी की ओर प्रोत्साहित होंगे, ये पक्का है। चलिए नेक्स्ट, पेडागोजी का ये भी सवाल था भाई और इस प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका है। यहाँ पर एक ये प्रश्न थोड़ा सा साइंटिफिक, साइंस का सिलेबस में साइंस नहीं था लेकिन ये साइंटिफिक, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में कराता था, तो साइंटिफिक क्वेश्चन डाला है इस बार भी है। जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है नग्न बीज। उनके बीज की कौन सी विशेषता इस नाम को सही ठहराती है? वे अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते, वे स्पोर्स के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे मांसल फल में बंद होते हैं, कई वर्षों तक रहते हैं। इस प्रश्न का बच्चे क्या सही जवाब हो सकता है? और मेरे प्यारे बच्चा, इस शब्द का सही जवाब जो है
वो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, वे अंडा से या फल द्वारा नहीं होते। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने रखूंगा। साइंस से क्वेश्चन आया ये वाला, और मेरे बच्चा ये साइंस का भी मान सकते हैं या पर्यावरण का भी मान सकते हैं, आप जैसे भी आप उचित समझें, क्योंकि पेडोलॉजी के अंतर्गत साफ आपको बताया जाता है कि पर्यावरण में ही एकीकृत प्रवृत्ति उसकी है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के पहलू कॉन्सेप्ट शामिल है। अच्छा, हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है और अंततः इसे अरब सागर से जोड़ता है? पनामा नहर, जिब्राल्टर जल संधि, हॉर्मुज जल संधि और इंग्लिश चैनल। चार ऑप्शन मेरे बच्चे। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हॉर्मुज डमरू का भूगोल से सवाल ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अच्छा, जब आपने यहाँ पर क्या, जब आपने अरब सागर की खाड़ी इत्यादि को पढ़ा होगा तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी आप अच्छी तरीके से समझ गए। अगला प्रश्न है कि पौधों का कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं? टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स। ये भी कुछ साइंटिफिक प्रश्न है, यानी कि साइंस का ही प्रश्न ऐसे हम कह सकते हैं। बच्चे, इस प्रश्न का राइट आंसर एंजियोस्पर्म होना चाहिए। राइट आंसर आप लोगों का है ऑप्शन करेक्ट आंसर, ये आप लोग याद कर चुके। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में 31 अक्टूबर को विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल डे मनाया जाता है, आखिरकार क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर की स्मृति में, भारत के संप्रभु गणराज्य बनने की तिथि के उपलक्ष्य में और संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के सम्मान। चार ऑप्शन क्या है भाई? है ना, चार ऑप्शंस आपने जान लिए। करेक्ट आंसर इस प्रश्न क्या है भाई? आप सभी लोग जानते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय मनाते हैं, तो क्योंकि 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है? एकता के प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं की तो मूर्ति है, एकता के प्रतीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ज्यादातर देशी रियासतें भारत में मिल सकी, उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण, एक उसमें से मुख्य कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ निश्चय था कि हमें अखंड भारत। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे, और अगला प्रश्न पेशा अथवा व्यवसाय से संबंधित है। मेरे बच्चे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पेशा एक व्यवसाय है जिसमें दूसरी सेवा प्रदान करने, आजीविका के लिए, आय अर्जित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण, शारीरिक शक्ति और गति की, और मनोरंजन की। मेरे बच्चा, जाहिर सी बात है इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देख रहे हैं। देखिए मैं साइड हट रहा हूँ, अंग्रेजी माध्यम वाले भी ले सकते हैं। और मेरे बच्चे, इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग लगा के आए होंगे, पूरा विश्वास है। भैया इसके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है और प्रशिक्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मेरे प्यारे साथी, ये प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए फटाफट से। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और मेरे बच्चा, फाइनेंशियल मामले में तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ही लगेगी ना। वित्तीय साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने बेटा ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक विज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण बताता है कि सीखने का स्थानांतरण सबसे अधिक संभावना तब होती है, सीखने के स्थानांतरण की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब दो गतिविधियों में समान तत्व या साझा सिद्धांत होते हैं। कार्य के बीच स्थानांतरण के समान तत्वों के स्पष्टीकरण, पैटर्न की पहचान किए बिना यादृच्छिक आजमाइश और त्रुटि के प्रयासों के माध्यम से सीखना, दृश्य व्यवहार के सुदृढ़ीकरण, प्रेरित आकारण, शुद्ध रूप से भावनात्मक प्रेरणा द्वारा संचालित स्थानांतरण। चार ऑप्शन है मेरे बच्चे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? तो मेरे बच्चा, इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कार्य के बीच स्थानांतरण के समान तत्वों के स्पष्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इस प्रश्न का। ये भी पेडागोजी का प्रश्न है, इस बार तो भाई पेडागोजी से भर दिया एकदम से है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने रखेंगे, और अगला प्रश्न मेरे बच्चे आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है जरा देखिए फटाफट से।
मेरे प्यारे साथी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूआकृतियों का कौन सा जोड़ा उस विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है? मैदान, उच्च ऊंचाई। भाई मैदान ऊंचे होते हैं क्या? है, मैदान तो ऊंचे नहीं होते, यानी कि ऊंचाई के लिए तो मैदान नहीं जाने जाते। पठार, सकरी चोटियां, खड़ी ढलाने, बर्फ की परत, गलत। भाई उसका तो जो टॉप है वो एकदम से सपाट होता है, चोटियों की बात कहां से आ रही है? घाटियां, ऊंची सतह, चपटा शिखर, खड़ी चोटियां, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। पर्वत का आधार चौड़ा होता है, ढलान भी खड़ी होती है और नुकीली। देखो, ऐसा उच्च भूमि जिसका आधार जो है चौड़ा हो, सीधा हो और जिसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर हो, उसे मेरे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? उसे पर्वत, माउंटेन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं और अगला प्रश्न क्या कहला रहा है? ध्रुवीय बालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा ऊतक से एक मोटी परत होती है और इस विशेष परत को क्या कहा जाता है? उपास्थि, शल्क, ब्लबर और श्वासनली। बोलो भाई, क्या सही जवाब है? ये भी एक साइंस से संबंधित प्रश्न और साइंस का प्रश्न भाई टफ प्रश्न। साइंस के 3 प्रश्न इस बार मैंने अभी अभी देखे आपके सामने, हाईलाइट भी किया। 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न जबरदस्त टफ है। साइंस, कोर साइंस का बच्चा भी भाई बहुत एकदम पढ़ने वाला होना चाहिए तभी आंसर लगा पाएगा। ठीक है जी। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? ब्लबर होना चाहिए। ऑप्शन का संभावित उत्तर है बेटा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखूंगा और अगला प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भैया, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ी के लिए पारिस्थितिक बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को करने पर केंद्रित है? संसाधनों का दोहन, औद्योगिक विस्तार, अस्थिर विकास और पद्धतियां। 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के और राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है? कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक संतुलन बताए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग करता है? वही आपको अभी भी मैंने बताया, सतत विकास। अभी इससे सतत विकास से रिलेटेड लगभग दूसरा प्रश्न है, सतत पद्धतियां। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, इस चीज को जान लीजिए। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, सरल प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्रों और किसकी सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनियमन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? औद्योगिक मशीनरी, प्राकृतिक संसाधन, शहरी बुनियादी ढांचा और राजनीतिक सीमा। बताओ जी, क्या सही जवाब? यानी कि पर्यावरण, पारिस्थितिक को मेरे बच्चा एक प्रकार से पेडोलॉजी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्रों और प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनियमन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। औद्योगिक मशीनरी, शहरी बुनियादी ढांचा, राजनीतिक पर्यावरण से कोरिलेट नहीं हो रहे। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों ही पर्यावरण से कोरिलेट हो रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। एकदम से मतलब मिलान हो रहा है। ऑप्शंस को पढ़ते ही आप आंसर लगा पा रहे होंगे। भैया ऐसा प्रश्न है। अगला और लास्ट प्रश्न जो आया वो आपके सामने ये रहा। यहाँ पर पूछा गया, किसी पदार्थ की प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता को किस सर्वित किया जाता है? विषाक्तता, जैव उपलब्धता, चयापचय, दहलीज और पोषक तत्व घनत्व। 4 ऑप्शन है भैया। किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता विषाक्तता कहलाती है। भाई विषाक्त पदार्थ अगर तुमने पी लिया, उसका सेवन कर लिया तो तुम्हें हानि पहुंचाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ना? तो इस प्रकार से मेरे बच्चा 3 जुलाई सेकंड शिफ्ट में ईवीएस विषय के अंतर्गत 2026 एग्जाम में जो पूछे गए वो मैंने आपके सामने रखा। अब आप इसके लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। आप क्या आंसर लगा के आए, अपना जो सेट है यानी कि अपना अनुमान कितने प्रश्न सही हो सकते वो भी आप यहां से लगा सकते हैं। संभावित उत्तर मैंने आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चा, पेपर का लेवल कैसा रहा? तो भैया इस बार सीटेट पैटर्न पर मोड़ा गया है यूपीटेट के ईवीएस को और पेडागोजी के अच्छे खासे सवाल आए हैं। साइंस के कुछ टफ है और बाद बाकी सवाल नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा
इसमें रटने की जरूरत नहीं रही, जागरूकता के आधार पर आप इन सवालों को, हालांकि कुछ सवाल कठिन जरूर है, ये मैं जरूर मानूं। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास का समापन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।